नमस्ते। हम सब जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं, है ना? पर क्या हुआ अगर मैं कहूं कि उससे भी 6 साल पहले एक और, शायद उससे भी बड़ा नरसंहार हुआ था। एक ऐसी कहानी जिसे लगभग भुला ही दिया गया। आज हम उसी कहानी वागड़ आंदोलन की भूली हुई विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 2 तारीखें हैं, 2 नरसंहार। एक तरफ 1919 का जलियांवाला बाग, जो हमारी यादों में बसा हुआ है, और दूसरी तरफ 1913 का मानगढ़, जिसके बारे में शायद बहुतों ने सुना भी नहीं होगा। तो सवाल तो उठता है ना कि ऐसा क्यों हुआ? इतिहास ने एक को याद रखा और दूसरे को गुमनाम क्यों रहने दिया? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस जवाब को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में। आखिर यह आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह थी? वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक पूरे के पूरे समुदाय को आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया? तो ये कहानी है वागड़ क्षेत्र की। ये वो इलाका है जो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे पड़ता है, और यहाँ मुख्य रूप से भील जनजाति के लोग रहते थे। अब सोचिए, ये इलाका एक तरफ तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसी देसी रियासतों में बटा था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन का भी नियंत्रण था। मतलब दोहरी मार। और इसी वजह से वहाँ के लोगों की मुश्किलें कहीं ज्यादा थीं। भील समुदाय के लिए जिंदगी वाकई एक जंग बन चुकी थी। उन्हें हर तरफ से दबाया जा रहा था। देखिए, आर्थिक तौर पर उन पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए, और जंगल, जो उनकी पूरी जिंदगी का आधार था, उसी में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। समाज में उन्हें क्रिमिनल ट्राइब यानी अपराधी जनजाति का एक बहुत ही अपमानजनक ठप्पा दे दिया गया। और इतना ही नहीं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को पिछड़ा और असभ्य कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन जब दमन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहीं से एक उम्मीद की किरण भी निकलती है। और इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच से एक आवाज उठी, एक नाम उभरा जो इस पूरे आंदोलन की आत्मा बनने वाला था: गोविंद गुरु। उनका जन्म 1858 में एक भील परिवार में ही हुआ था। गोविंद गुरु की सोच, उनका दर्शन बहुत साफ और बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने एक बात कही जो इस पूरे आंदोलन का आधार बनी। उन्होंने कहा, भील पिछड़े नहीं हैं, उन्हें पिछड़ा बनाया गया है। सोचिए जरा इस लाइन की गहराई। उनका सारा जोर बस इसी बात पर था कि कैसे भी करके अपने लोगों में उनका खोया हुआ आत्मसम्मान, उनका स्वाभिमान वापस जगाया जाए। तो सवाल ये है कि गोविंद गुरु ने इस जुल्म का जवाब कैसे दिया? क्या उन्होंने हथियार उठाए? नहीं, उन्होंने इसका जवाब दिया सुधार की एक ज्वाला जलाकर। इसीलिए उनका ये आंदोलन सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। और पता है, यही चीज इस आंदोलन को बहुत खास बना देती है। ये कोई गुस्से में की गई अचानक वाली बगावत नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। गोविंद गुरु ये बात अच्छी तरह समझते थे कि बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने समुदाय को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक धार्मिक सुधार, एक सामाजिक जागरण और आत्मनिर्भर बनने का एक मिला-जुला अभियान था। और उनके सिद्धांत बहुत ही सरल लेकिन कमाल के असरदार। उन्होंने क्या कहा? शराब छोड़ दो, हिंसा का रास्ता बिल्कुल छोड़ दो, सच बोलो, मेहनत करो और बराबरी से रहो, और सबसे जरूरी बात, आपस में एकजुट रहो। बस इन्हीं सीधे साधे संदेशों ने हजारों लोगों में एक नई जान फूंक दी, उन्हें एक बड़ी ताकत के रूप में जोड़ दिया। अब जब एक पूरा समाज जाग रहा था, एकजुट हो रहा था, तो जाहिर है ये बात देसी रियासतों और ब्रिटिश सरकार दोनों की आंखों में खटकने लगी। उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती हुई नजर आई। उन्हें लगा कि ये तो एक बड़ा खतरा है। और बस यहीं से ये कहानी अपने सबसे काले, सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है: मानगढ़ नरसंहार। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। 1858 में गोविंद गुरु का जन्म हुआ, फिर 1900 के शुरुआती सालों में उनका आंदोलन बहुत तेजी से फैला, और फिर आई वो तारीख, 17 नवंबर 1913, एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। उस दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों भील इकट्ठा हुए थे। और ये बात बहुत जरूरी है कि वो वहां हथियार लेकर लड़ने नहीं गए थे। वो तो अपनी मांगे लेकर आए थे, बहुत शांति से। वो बस इतना चाहते थे कि उन पर लगे भारी टैक्स कम हो, उन्हें अपने धर्म को मानने की आज़ादी मिले और उन्हें उनके बुनियादी अधिकार मिले। लेकिन हुकूमत की नज़र में ये शांतिपूर्ण सभा एक बगावत थी। उन्होंने उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर
तोपों और बंदूकों से उन निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया। नतीजा 1500 से ज्यादा निहत्थे आदिवासी शहीद हो गए। बस एक बार इस आंकड़े के बारे में सोचिए, ये अपने आप में उस दिन की पूरी कहानी कह देता है। इस कत्लेआम के बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया, और इस तरह आदिवासी चेतना की जो पहली बड़ी लहर उठी थी, उसे बड़ी बेरहमी से कुचलने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन क्या वो कोशिश कामयाब हुई? आंदोलन को दबा तो दिया गया, पर उसकी चिंगारी को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इतिहास की राख में दबी उस चिंगारी की, यानी वागड़ आंदोलन की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो ये आंदोलन इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये भारत में आदिवासी चेतना की पहली संगठित आवाज थी। दूसरी बात, इसने ये साबित किया कि सामाजिक सुधार से भी राजनीतिक बदलाव लाया जा सकता है। तीसरी बात, ये औपनिवेशिक क्रूरता का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में, मानगढ़ आज भी आदिवासी इतिहास में एक बहुत ही पवित्र जगह का दर्जा रखता है। और ये आंदोलन हमें एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात याद दिलाता है, एक ऐसी बात जो इस लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ शहरों में पढ़े लिखे लोगों ने नहीं लड़ी, बल्कि ये लड़ाई जंगलों और पहाड़ियों से भी लड़ी गई थी। लगभग एक सदी तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद आज आखिरकार मानगढ़ धाम को एक आदिवासी शहीद स्मारक के तौर पर पहचान मिल रही है। ये उस गौरव और उस बलिदान का प्रतीक है जिसे इतिहास ने भुलाने की बहुत कोशिश की। तो मानगढ़ की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि हमारा इतिहास और ऐसे कितने ही नायकों, कितनी ही कुर्बानियों को याद किए जाने का इंतजार कर रहा है।